ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी और वेलकम टू वाईफाई स्टडी। तो आप सभी का स्वागत है। वाईफाई स्टडी 2.0 इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। चलिए जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज का सेशन। जैसे कि आप लोग जानते हो, काफी दिनों से आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पा रही थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और इस सब चीज को मैं कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। और जितने भी टॉपिक हैं वो सभी कवर कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ जुड़े रहिए। और यहाँ पर आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर आज करने वाले हैं वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर कराती हूँ जो कि जिससे कि लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी वनडे एग्जाम है ये सभी में हेल्पफुल रहता है। और यहाँ पर हम क्योंकि बात करने वाले हैं जीडी की, तो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सेशन है आज का, और जुड़े रहिएगा। चलिए, तो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा वेरी 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 गुड इवनिंग। और यहाँ पर अगर आप अन अकेडमी के साथ जुड़ते हैं तो देखिए भाई, यहाँ पर आपको सारी जितना भी एक स्टूडेंट की लाइफ में जो जो चीजें होती है ना, चाहे वो गाइडेंस हो, है ना, चाहे वो गाइडेंस हो या फिर उसकी स्टडी प्लानर हो या फिर टेस्ट एनालिसिस हो या फिर एक्सपर्ट गाइडेंस हो या फिर स्टडी मटेरियल हो, ये सभी कुछ अन अकेडमी के द्वारा पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज आपको दिया जाता है। आपको किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वीकली टेस्ट भी होता है, लाइव क्लासेस होती हैं, आप जाकर अटेंड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है और अनलिमिटेड क्या होता है, एक्सेस आपको दिया जाता है, जिससे कि आप इजीली अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकें, है ना। थैंक यू, नमस्ते सभी को, राधे राधे। तो अन अकेडमी के साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा यहाँ पर। और साथ ही के साथ यहाँ पर 27 अक्टूबर से क्या हो रहा है, अन अकेडमी के नया बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए। तो यहाँ पर आप जुड़कर क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पर जुड़कर आप अपनी तैयारी क्या करिए, जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। वेट किस चीज का कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सफलता बैच भी लॉन्च हो चुका है। इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करके आप अपनी लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है लक्ष्य बैच, ठीक है। तो एसएससी सीपीओ के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए नया बैच लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम क्या है, लक्ष्य। तो यहाँ पर आप सभी जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को शुरू कर दो और बेहतर से बेहतर करो, ठीक है। टीचर्स जो होते हैं, गुरु जो होता है, वो आपको मार्ग दिखाता है, मेहनत तो भाई आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं अन अकेडमी के साथ जुड़कर, आप उन सभी का बेनिफिट उठाइए, सभी से सवाल करिए, सभी से अपनी अपने सारे डाउट्स क्लियर करिए, और सभी चीजों की फैसिलिटी यहाँ पर आपको दी जाती है। यहाँ पर सीईटी का एग्जाम जो है, जो बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कौन सा बैच हुआ है, उनके लिए ये सभी अलग अलग नेम है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि आपके सीपीओ के लिए अलग बैच है, सीईटी के लिए अलग है, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए अलग अलग बैच है। तो उसी को आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसी आधार पे आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट जनरल स्टडीज भी आपको यहाँ पर कराई जाती है, ठीक। ये है डाउट एंड सोल्यूशन का। तो भाई देखो, मैंने आपको कहा था कि भाई टीचर जो है ना, इनसे सारे सवाल कर लो अपने मन की। बच्चे जो होते हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं कि मैम ये क्या है, या फिर पापा हो गए, भैया हो गए, कोई भी बड़ा हो, छोटे छोटे बच्चों को देखा ना, क्यूरियोसिटी होती है कि ये चीज जानने की, ये ऐसा ऐसा है तो क्यों है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो और अगर आपके अंदर ये आदत है, ठीक है, कि आपको हर चीज जाननी है, तो ये समझ लीजिए कि आपका सफर जो है, आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। लिमिटेड नहीं रखना है, खुद को खोल दीजिए, ठीक है। अपने आप को बांध के नहीं रखना है, खोल दीजिए। हर चीज को सीखिए कि कोई भी चीज अगर आपके इर्द गिर्द हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर डाउट एंड सोल्यूशन का ऑप्शन दिया गया है, जिसके लिए क्या कर सकते हैं, आप लाइव सेशन में जाकर फोटो अपलोड कर सकते हैं, अपने फेवरेट टीचर से क्या कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप एसएससी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 4 मंथ एडिशनल दिए जाएंगे, और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 8 मंथ एडिशनल आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर फेवरेट टीचर के साथ आप प्रेजेंट करके अपने सवालों को
पूछ सकते हैं। ये है एसएससी कॉम्बैक्ट एग्जाम जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। 40 क्वेश्चंस होते हैं 50 मिनट्स के समय के लिए, और ये दिए जाता है क्यों? क्योंकि ये अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराता है क्या? स्कॉलरशिप, आपके भविष्य को उज्जवल करने के लिए। तो जरूर जुड़िए। हर संडे को होता है, एवरी संडे। कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि आप एक बार एग्जाम दे लिए तो दोबारा नहीं दे सकते हैं। जरूर जुड़िए और एग्जाम जरूर से जरूर दीजिए, ठीक है। और इसके लिए एनरोल करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होता है जो कि है KHUSH0122, ठीक है। और जो भी मार्क्स आएंगे उस आधार पर क्या होगा, आपका यहाँ पर रैंकिंग होगा। तो जरूर से जरूर यहाँ पर पढ़िए, देखिए। और यहाँ पर दिया गया है एसएससी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो भाई आपका जो टारगेट है, जितने समय का आपने लगाया हो, अपना लक्ष्य तय किया हो कि देखो भाई अब मुझे 2022 में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो भाई मैं 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ सकता हूँ या 6 मंथ का, जो भी आपको करना है यहाँ पर आप लिख सकते हो और अपनी तैयारी को शुरू कर दो। देर किस बात की। और इस सभी में अगर आप चाहते हैं कि आपको 10% का डिस्काउंट मिले, चाहते क्या है, आपको बिल्कुल मिलना चाहिए, ठीक है। और इस बेनिफिट को उठाने के लिए 10% के डिस्काउंट के लिए आपको यूज करना होगा KHUSH0122 मेरा कोड है। इसको अगर आप यूज करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, चलिए ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है आपका रिपोर्ट एंड मेल। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपत्तिजनक तरीके की बातें कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। एक मर्यादा होती है ना, एक स्टूडेंट की भी एक मर्यादा होती है, इसी तरीके से शिक्षक की भी एक मर्यादा होती है, एजुकेटर की भी एक मर्यादा होती है। अगर उस मर्यादा से बाहर जाता है, चाहे वो कंटेंट हो या फिर वो जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, वो अगर आपको आपत्तिजनक लगता है तो आप क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट कर सकते हैं और जीत सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और उम्मीद करती हूँ कि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, लगातार बने रहिएगा, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दो। और आज तो भाई धूम मचा देंगे, है ना। चलिए, पहला सवाल है कि विच बुद्धिस्ट काउंसिल हैज हेल्ड सून आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे। आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी सभी सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, और यहाँ पर अपने सवालों के जल्दी से जवाब देंगे। सो लेट्स क्रैक इट, वेरी गुड, ठीक है, लेट्स क्रैक इट। जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। तो भाई हम बात कर रहे हैं बुद्धिस्ट। आपने देखा होगा, आप सभी को पता है कि अगर हम बात करें किसकी, बौद्ध संगतियों की, तो टोटल 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं, ठीक है। 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। और जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी आपकी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 843 8 सॉरी 483 ईसा पूर्व में क्या हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इनके तत्काल मृत्यु के पश्चात ही प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। कौन सी हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। और कहां पर हुई थी? तो स्थान अगर हम बात करें तो स्थान कौन सा था? वैशाली, ठीक है। कौन सी जगह थी? वैशाली, ठीक है। अब सवाल आता है कि ये सॉरी वैशाली की बात कर रही हूँ। यहाँ पर पहली जो बौद्ध संगति हुई थी, ये वैशाली में दूसरी हुई थी, पहली हुई थी आपकी राजगिरी में, ठीक है। इसको इरेज कर लीजिए, ठीक है। पहली जो थी वो राजगिरी में हुई थी, वैशाली में दूसरी हुई थी, ठीक है। पहली कहाँ पर हुई थी? राजगिरी में, ठीक है, जो कि कहाँ है? बिहार में है। और यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि ये किसके शासन काल में हुई, ठीक है। तो शासन काल किसका था? तो भाई देखो, सीधी सी बात है कि पहले क्या हुआ करता था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पहला नाम आता है अजात शत्रु का, ठीक है। किसकी बात होती है? अजात शत्रु की बात होती है, ठीक है। किसकी बात होती है? अजात शत्रु की बात होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहली बौद्ध संगति, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं दूसरी बौद्ध संगति, जो कि कब हुई थी? जो हुई थी आपकी 383 में, ठीक है। ये थी आपकी फर्स्ट। सेकंड की बात करें तो यहाँ पर लिखती हूँ, सेकंड बौद्ध संगति की अगर हम बात करें तो 383। देखो एक डिजिट कम हो गया है, ठीक है, 4 के बाद 3 पे हो गया है। तो ये भी 383 ईसा पूर्व में हुई है। दूसरी बौद्ध संगति थी, स्थान कौन सा है? तो वैशाली है, ठीक है। कहाँ पर हुई?
वैशाली में हुई। अब वैशाली में हुई है तो यहाँ पर जो शासन वैशाली में हुई तो यहाँ पर जो किसके शासन काल में हुई है, तो ये हुई है आपके काला शोके। इससे एग्जाम में इतनी बार सवाल आया है, इतनी बार सवाल आया है कि मत पूछिए कितनी बार सवाल आया है। ठीक है, सारे एग्जाम से पूछा जाता है, सभी एग्जाम से, चाहे वो यूपीएससी का ही क्यों ना हो। ठीक है, तीसरी बौद्ध संघ की अगर यहाँ पर, अच्छा ये भी चीज है कि इसके अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं कि अध्यक्ष कौन रहा है ना। बहुत बढ़िया, अरे हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो सभी सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, वेरी गुड। अगर हम यहाँ पर बात करें तो अजातशत्रु के समय में जो अध्यक्ष बनाया गया था, जो अध्यक्ष था वो महाकश्यप था। ठीक है, महाकश्यप। ठीक है, और कालाशोक के टाइम पे जो अध्यक्ष था वो कौन था? सर्वकामी। ठीक है, कौन था? सर्वकामी। तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी 255 ईसा पूर्व में। ठीक है, कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में। और ये कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी आपकी पाटली पुत्र में। ठीक है, और इस समय जो शासन था वो किसका था? अशोक का था। ठीक है, किसका था? अशोक का था। और चौथी बौद्ध संगति की अगर हम बात करें तो प्रथम ईसा पूर्व में हुई थी, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, फर्स्ट ईसा पूर्व में। और किसके शासन काल में, कहां पर हुई थी? तो कुंडलग्राम कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, कहां हुई थी? जम्मू और कश्मीर में। और इस समय किसके टाइम में? तो कनिष्क क्या होता है? कनिष्क कहते हैं सबसे छोटे को। तो आप कैसे याद रखोगे? सबसे छोटा कौन है? कनिष्क। और सबसे पहली तो कैसे याद रखोगे? पहला कौन है? शत्रु है, और दूसरा कौन है? कनिष्क है, सबसे छोटा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। क्लियर है? चलिए, तो ये इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि मृत्यु के तत्काल बाद जो हुई है, तो मृत्यु कब हुई थी? 483 में। और यहाँ पर जो पहली बौद्ध संगति थी इनके तुरंत बाद ही हुई थी। अच्छा, एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि हीनयान, ठीक है, हीनयान और महायान, महायान का जो विभाजन है इसका मतलब है, एक तरफ देखेंगे हीनयान या फिर महायान की अगर हम बात करें तो हीनयान और महायान जो है वो कब विभाजित हुए, यानी कि बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले एक जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, बौद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करना चाहते थे, और एक जो कि नहीं करना चाहते थे, तो उनका विभाजन कौन सी संगति में होता है? तो उसका विभाजन होता है आपकी कनिष्क की, यानी कि चौथी बौद्ध संगति में। तो कभी सवाल अगर आपसे पूछा जाए, जो कि पूछा भी गया है, ये सभी एसएससी के बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है, चाहे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना। ठीक है, ओके, ठीक। तो कौन सी बौद्ध संगति थी? चतुर्थ बौद्ध संगति। तो यहाँ पर पूछा गया था, तो आंसर जो सभी का क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, त्रिपिटक आर स्कैर्ड बुक्स ऑफ, अगर मैं त्रिपिटक धर्म ग्रंथ की बात करूं तो ये किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक जो है ये किस धर्म से? चलिए, तो त्रिपिटक की बात करें तो ये 3 ग्रंथ हैं। ठीक है, 3 ग्रंथ हैं। एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, बस छोटा सा काम था जो कि हो चुका है। चलिए, तो अब हम बात करें तो 3 पिटक की बात की है। पिटक का मतलब है 3 ग्रंथ, 3 धर्म ग्रंथ, जिसमें पहला है आपका कौन सा? सुक्त पिटक। ठीक है, कौन सा है? सुक्त पिटक। दूसरा है आपका विनय पिटक। दूसरा का नाम क्या है? ये सभी ग्रंथ हैं, क्या है? 3 ग्रंथ हैं, किस धर्म के वो हम बात करेंगे। दूसरा है आपका विनय पिटक, और तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक। ठीक है, इन तीनों की अगर हम बात करें तो सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों ही ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ये है आपके बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा,
ये पूछ अगर वैसे आप जान लीजिए कि सुक्त पिटक का मतलब है जितने भी बौद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए जाते थे, ठीक है, उन सभी का संकलन किसमें किया गया है? सुक्त पिटक में किया गया है। विनय पिटक की अगर हम बात करें तो बौद्ध के द्वारा जितने भी नियम दिए गए, जितने भी विधान बताए गए, उनको किसमें रखा गया? विनय, नियम, विनय, ठीक है। अभिधम्म की अगर हम बात करें तो इसमें दार्शनिक जानकारी दी जाती है, ठीक है। किसके प्रकार की? दार्शनिक इंफॉर्मेशन, यहाँ पर फिलोसफिकल क्या दी गई है? इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर बाय द डिफीटिंग धनानंद की बात की गई है। धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कृणाल के द्वारा, अशोक के द्वारा, चंद्रगुप्त के द्वारा या फिर बिंदुसार के द्वारा? तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। बच्चे पढ़ लो। हाँ जी अभी बेटर हूँ बच्चे, बस आप लोगों का प्यार है जो कि बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नंद वंश का जो शासक था जिसका नाम था क्या? घनानंद। ये बहुत ही अय्याश गिरश का राजा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मौर्य एम्पायर की, तो यहाँ पर जो धनानंद था ये किस टाइप का अय्याश किस्म था? उसी टाइम पे क्या सिकंदर ने आक्रमण किया। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये धनानंद के उस टाइम पे चाणक्य हुआ करते थे, चाणक्य की जय उन्होंने बोला इनको, लेकिन इन्होंने बहुत ही इंसल्ट करके उनको वहां से निकलवा दिया। फिर क्या हुआ कि भाई अब क्या हुआ कि भाई जो आपके चाणक्य थे उन्होंने कहा कि बेटा हम तुम्हारा पूरा का पूरा ये जो नंद वंश है इसको समाप्त करेंगे। तो उस समय ये लेकर आए एक बच्चे को जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जिनको इन्होंने शिक्षा दीक्षा दी, ठीक है। और यहाँ पर वो बच्चा कौन था? आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। और इनके राजनीतिक गुरु कौन बने? तो आपके चाणक्य, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अंतिम था। अगला सवाल है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द देवनाम प्रिय, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? अशोक को, अमोघ वर्ष को, कनिष्क को और खारवेल को? जल्दी से बताइए। इसका आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। और आप लोगों को कितनी बार समझाया है, ये अनवांटेड जो वायरस घुस आते हैं उनको उन पर रिस्पॉन्स नहीं दिया करते हैं, ठीक है। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, क्योंकि ये सब लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कि भाई आप पीछे छूट जाओ, क्योंकि नहीं करना है अपने आप को किसी भी तरीके के किसी भी एलिमेंट से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, पढ़ना है। चलिए, देवनाम प्रिय के नाम से किस राजा को जाना जाता है? अशोक को, अमोघ वर्ष को, कनिष्क को और खारवेल को? तो यहाँ पर बात करें ठीक है, तो मास्की और गुर्जरा, ये ठीक है, दो लेख हैं, मास्की और गुर्जरा, ठीक है। ये दो अभिलेखों के नाम हैं जिसमें अशोक का वर्णन मिलता है। और अशोक को किस नाम से जाना गया है? देवनाम प्रिय के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है? देवनाम प्रिय के नाम से जाना गया है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? सीधे सीधे यही सवाल पूछा जाता है, कुछ और नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एका ब्राह्मण हैज बीन यूज? निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त किया गया है? खारवेल, सुशर्मम या पुष्यमित्र शुंग या फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी? चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए। आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे सभी। आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो भाई एका ब्राह्मण के नाम से, ठीक है, जिनको जाना गया है, जिनके लिए यूज हुआ है, वो है आपकी गौतमी पुत्र सतकर्णी। एकमात्र ऐसा राजवंश है जिसका नाम उसकी मातृ शक्ति के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? डी आंसर यहाँ पर एका ब्राह्मण, ठीक है। एका ब्राह्मण जो प्रयुक्त किया गया है वो किसके लिए?
आपका गौतमी पुत्र शात करने के लिए। किसके लिए? गौतमी पुत्र शात करने के लिए। अगला सवाल है कि द हर्ष चरित्र इज द बायोग्राफी ऑफ द हर्षवर्धन द रूलर ऑफ कन्नौज कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हिज कोर्ट पोएट। ठीक है, तो जैसे कि हमारी मिनिस्ट्री है, आज की हमारी गवर्नमेंट है, क्या होती है? सारी मिनिस्ट्री होती है ना। आपने देखा जैसे पार्लियामेंट में सेशन होता है, इसी तरीके से पहले राजा का दरबार लगता था और उस दरबार के दरबारियों में बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड मल्टी टास्कर लोग हुआ करते थे। जैसे मिनिस्ट्री आज की वैसे पहले भी हुआ करती थी, लेकिन वहां पर कवि भी हुआ करते थे जो कि माहौल बना के रखते थे, अच्छी अच्छी पोइट्स कहते थे, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर हर्षचरित जो है वो लिखी गई है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? हर्षवर्धन की है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? कम्मन, जिससेन, बाणभट्ट और दांडी। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। देखो, बाण चलाते आपने देखा होगा कि पहले राजा क्या करते थे? शिकार पे जाया करते थे, ठीक है। शिकार उनका एक होता है ना एंटरटेनमेंट, एक हॉबी हुआ करती थी, हॉबी जो कि उन्हें खुश करती थी कि भाई हम शिकार करके आए, आज हमने इतने जानवरों को मारा है, आज मैंने उस शेर को मारा है। मतलब जितने बड़े जानवर को मारा उतनी बड़ी मतलब प्राउड फील करते थे, है ना। तो हर्ष का मतलब खुशी। तो बाण चलाने पे जो खुशी मिलती थी राजाओं को, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ये जस्ट याद कराने का एक तरीका है। हाँ जी, ठीक है। तो इनका अगर आप देखोगे तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित इनके द्वारा लिखा गया पहला लेख था, ठीक है। इनके द्वारा लिखा गया पहला लेख था, ठीक है। यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरी इन्होंने जो दूसरा जो इनके द्वारा लिखा गया लेख था उसका नाम था कादम्बरी, लेकिन इसको ये पूरा नहीं कर पाए। उससे पहले ही बाणभट्ट जी जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इनके पुत्र जो थे, ठीक है, भूषण भट्ट, इनके द्वारा कादम्बरी जो बाणभट्ट की अधूरी ग्रंथ था उसको पूरा किया था। खैर वो सब पूछा नहीं जाता, लेकिन याद रखिएगा बाणभट्ट किसने लिखी है? हर्षचरित ने। हर्षवर्धन के द्वारा हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय अ पाला किंग, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजवंश में हुई है? पाल वंश में हुई। तो वही पाल वंश का वो कौन सा राजा था जिसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय का स्थापना कराया था? राजेंद्र चोल, पुलकेशिन, मिहिर भोज और धर्मपाल। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। तो भाई देखो, फेमस यूनिवर्सिटीज में 3 यूनिवर्सिटीज के नाम आते हैं। चलिए, बल्लभी का नाम आता है, विक्रमशिला का नाम आता है और नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आता है, ठीक है। विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी ये दोनों की दोनों बिहार में है। बल्लभी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये गुजरात में है, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात करें जो कि कहां पर है? वर्तमान में भागलपुर जिले जो है बिहार में, वहां पर स्थित है। और यहाँ पर इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी आपके किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी? और यहाँ पर क्या दिया जाता था? बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। क्या दी जाती थी? बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पर आंसर जो है वो सभी का क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है कि नेम ऑफ द पोएट हु रोट पृथ्वीराज रासो अ पोयम डिस्क्राइबिंग पृथ्वीराज चौहान इज पृथ्वीराज चौहान लाइफ। उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी जिसमें पृथ्वीराज चौहान का जीवन का वर्णन मिला है। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए। इसका भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है याद कराने का जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी। वीर सरोज चंद वरदाई या फिर मिर्जा उमेद या फिर नूर फतेह। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, सभी सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। वेरी गुड। तो पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी का पृथ्वी की परिक्रमा कौन लगा रहा है? चंद्रमा। तो ऐसे याद कर सकते हो, पृथ्वी और चांद। तो पृथ्वी राज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रवर्ध दाई के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड। अगला सवाल है हु बिल्ड द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट द महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? ठीक है, चलिए चोल राजाओं के द्वारा, पल्लव राजाओं के द्वारा, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अजंता की गुफाएं हो गई, या फिर आपका कंदरिया महादेव का मंदिर हो गया, या फिर छतरपुर का जो मंदिर है
है ना, अजंता की गुफाएं हैं, ये सभी आपके पूछे जाते हैं किस शासक के द्वारा। तो यहाँ पर महाबलीपुरम जो है इसका निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था। जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये कि आप देखोगे तो तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई, उससे लगभग 55 किलोमीटर दूर है स्थित महाबलीपुरम, ठीक है। और इसका निर्माण जो है ये किसके द्वारा कराया गया, पल्लव शासकों के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया, आपके पल्लव शासकों के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड। अगला सवाल है आपका कि अजंता केव इज इन, अजंता की गुफाओं में है महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में, हिमाचल में, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में। जल्दी से बताइए आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। अजंता केव इज इन, अजंता की गुफाएं जो हैं ये कहां पर स्थित हैं। जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अजंता की गुफाएं जो हैं वो है आपके महाराष्ट्र में, कहां पर, औरंगाबाद, ठीक है। कहां पर, औरंगाबाद। औरंगाबाद में किस नदी के किनारे, बाघ नदी। अगर कभी पूछ लिया जाए तो यहाँ पर एक छोटी सी नदी है बाघ नदी, इसके किनारे पर स्थित है क्या, आपका अजंता की गुफाएं। और ये अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि अजंता की जो गुफाएं हैं इसका निर्माण किस शासक के टाइम में हुआ है, किस वंश के द्वारा कराया गया है, तो याद रखिएगा अजंता की जो गुफाएं हैं, ठीक है, अजंता की, अगर हम अजंता केव की बात करें तो इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा कराया गया, वाकाटक वंश के द्वारा, ठीक है, वाकाटक वंश के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, द अर्लीस्ट रेफरेंस टू सती कस्टम इज मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन। निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। चलिए जल्दी से बताइए कि सती प्रथा के बारे में सबसे पहले किसमें मालूम पड़ता है, किस अभिलेख में इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। इलाहाबाद स्तंभ लेख में, शिलालेख में, या फिर भानु गुप्त एरण शिलालेख में, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल स्थित शिलालेख में, या फिर स्कंदगुप्त का बितान शिलालेख में। पहली चीज तो ये कि जो चारों के चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। भानुगुप्त का है एरण अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का क्या है, ऐहोल शिलालेख, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिए जाते हैं आपसे। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताएंगे कि आंसर जो है यहाँ पर सभी का क्या हो जाएगा। सभी सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, है ना। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताएंगे कि आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पर आंसर जो है वो क्या होगा, आपका एरण अभिलेख, जो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, ठीक है, उसमें जो गुप्त नरेश थे भानुगुप्त, ठीक है, उनका जो गोप राजहूणों के विरुद्ध क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, और इसमें इनकी मृत्यु हुई थी। उसी समय इनकी जो पत्नी थी वो क्या हो गई थी, सती हो गई थी। तो इसका अब जो वर्णन है सती प्रथा का, उसका उल्लेख जो है वो किसमें मिलता है, भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विच किंग इंस्क्राइब्ड द हाथी गुफा यानी एलिफेंटा केव। ये इंपॉर्टेंट है, जितनी भी केव है, अजंता हो गई, एलिफेंटा केव हो गई, सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको पूछा जाएगा कि किस लोकेशन में और किस वंश के द्वारा बनवाई। डिस्क्रिप्शन इन उदयगिरी हिल्स उड़ीसा। किस राजा ने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्णन करवाया था। चलिए खालवेर ने, गालवेर के द्वारा, शोभना राजा के द्वारा, या फिर बादुका के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए। जल्दी से बताइए। उड़ीसा जिसे हम प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे, कलिंग के नाम से जानते हैं। ये वही कलिंग है जहां पर अशोक के द्वारा क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था, और वहां पर जो हत्याएं हुई थी उसको देखकर उसका हृदय परिवर्तित हो गया था, जिसके बाद उसने क्या किया था, बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। तो यहाँ पर बात की गई है उड़ीसा में उदयगिरी पहाड़ियों को जो कटवा कर क्या किया गया है, शिलालेख तैयार कराया गया। वो किसके द्वारा, कलिंग राजा थे जिनका नाम क्या था, खारवेल, ठीक है, कलिंग राजा खारवेल के द्वारा, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पर याद रहेगा सभी को। अच्छा, यहाँ पर याद रखो, एक तो ये जो है ये कौन है, आपके कलिंग राजा हैं खारवे। इसके साथ साथ आपको याद रखने हैं कुछ अभिलेख, जैसे कि जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ कहाँ है, ये आपके गुजरात में है। इसको किसके द्वारा लिखा गया, किस शासक के द्वारा, तो रुद्र दामन के द्वारा। किसके द्वारा, रुद्र दामन के द्वारा। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है प्रयाग यानी कि इलाहाबाद स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख या फिर इलाहाबाद स्तंभ लेख की अगर हम बात करें तो इसको किसके द्वारा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, जैसे संगम होता है ना, संगम होता है, गंगा यमुना का संगम होता है इलाहाबाद में, तो इस तरीके से आप याद रखते हो, समुद्र तो नहीं है लेकिन संगम है, तो इस तरीके से जूना जो है, जूनागढ़ अभिलेख किसके द्वारा, रुद्र दामन के द्वारा। इसी तरीके से एक और पूछा जाता है ग्वालियर अभिलेख, ठीक है, कौन सा है, ग्वालियर अभिलेख, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, राजा भोज के द्वारा। किसके द्वारा, राजा भोज के द्वारा, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सवाल एग्जाम में काफी बार यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो इसको सभी यहाँ पर ध्यान देंगे। मेड आगरा द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर, आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी किस राजा के द्वारा बनवाया गया, जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, सिकंदर लोदी या फिर हुमायूं के द्वारा। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए। इग्नोर करो बच्चे, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, जस्ट इग्नोर इट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए जल्दी से बताइए कि आगरा को अपनी राजधानी, पहला सवाल है कि आगरा को बसाया किसने था। चलिए यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि आगरा शहर जो है वो किस राजा के द्वारा बसाया गया था, तो याद रखिएगा 1504 में, ठीक है, 1504 ईस्वी में आगरा शहर को जिसने बसाया था उसका नाम था सिकंदर लोदी। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि आगरा शहर को किसके द्वारा, और इसी को क्या बनाया था, इसने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, सी आंसर। कब बनाया था, तो 1504 में। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इल्तुतमिश स्पेशली स्लेव वर ब्रॉड द मिलिट्री सर्विस नोन एज, इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, ठीक है। गुलामों को, मैंने आपको बताया था कि गुलाम वंश, ठीक है, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और यहाँ पर क्या था कि गुलाम खरीदे जाते थे, ठीक है। मोहम्मद गौरी का कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश ने जो विशेष गुलामों का जो सैन्य सेवा तैयार की जाती थी उसको एक नाम दिया गया था, सामंत, बंदगान, इक्तदार या फिर मुक्तिस। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, क्या कहते थे उन गुलामों की उस सैन्य सेवा को, क्या कहा जाता था। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। अच्छा, इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक के तौर पर जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है बंदगान, ठीक है, बंदी बना लेना, आप ऐसे याद रख सकते हो, है ना। गुलाम का मतलब क्या है, किसी का बंदी बन जाना, तो इसको यहाँ पर हम क्या कहेंगे, मैम का शहर। वेरी गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते। तो यहाँ पर क्या है, गुलाम यानी कि बंदी बना ले, तो बंदगान, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बंदगान। अगला सवाल है आप सभी का कि द दरगाह ऑफ द शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इज लोकेटेड, ये इंपॉर्टेंट है। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो दरगाह है ये किस शहर में स्थित है, या फिर कहाँ पर है, अजमेर में, अजोधन में, दिल्ली में या फिर आगरा में। तो आंसर जो है तुर्की चहलगानी। बहुत बढ़िया, राम राम, नमस्ते सभी को। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए कहां पर है, तो ये है आपका कहां, दिल्ली में, ठीक है। बख्तियार काकी, काकी कहाँ है, दिल्ली में। बख्तियार काकी की बात करें तो ये कहां पर है, इनकी दरगाह दिल्ली में, ठीक है। ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। चलिए ये सब हमने पहले भी आपको बताया है। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड बाबर डिफीट इन द ईयर ऑफ 1528 इन चंदेरी। बाबर ने
वर्ष 1528 में चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को, मैदिना राय को, मोहम्मद लोदी को और बप्पा रावल को। तो जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। तो देखो, पहली बात करें तो कुछ एक तरीका है, जैसे 1526 में एक युद्ध हुआ जिसे हम जानते हैं किसके द्वारा, किसका हुआ? पानी, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, इसको इरेज करके सही से लिखते हैं, किसका? पानीपत का युद्ध हुआ है। चलिए आंसर आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका हुआ है? पानीपत का युद्ध हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के, किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। दूसरा युद्ध हुआ आपका 1527 में, ठीक है। ये डेट जो है 25, 26, 27, सॉरी 26, 27, 28, इनका सीक्वेंस याद रखिएगा। तो दूसरा होता है पानी पी लिया भैया अब खाना खाया। तो कौन सा युद्ध हुआ है? खानवा का युद्ध हुआ है। किसका हुआ है? खानवा का। और ये किसके मध्य लड़ा गया है? तो ये लड़ा गया था बाबर का। देखो पहले में भी बाबर है, पानी भी बाबर ने पिया है, खाना भी बाबर खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किससे लड़ाई हुई है इसकी? राणा सागा से। किससे हुई है? राणा सागा से लड़ाई हुई है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 1528 में, ठीक है। यहाँ पर चंदेरी, चंदेरी का युद्ध हुआ है। चंदेरी में भी कौन है भाई? बाबर है। तीनों में बाबर क्या है? कॉमन है, ठीक है। याद आपको ये नाम रखने पड़ेंगे, इब्राहिम, राणा सागा। और इसके बाद जो तीसरा युद्ध हुआ था वो किसके मध्य हुआ था? आपका मेदिनी राय के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? मेदिनी राय के बीच में, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है कि 1528 में चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो बाबर का किसके मध्य हुआ था? मेदिनी के साथ हुआ था, ठीक है। पहला इब्राहिम के साथ लड़ाई लड़ ली बाबर ने, उसके बाद राणा के साथ और उसके बाद मेदिनी के साथ। और तीसरा आप सॉरी चौथा जो युद्ध होता है 1529 में, जिसका नाम क्या है? घाघरा का युद्ध, ठीक है। कौन सा है? घाघरा का युद्ध, जिसमें कौन होते हैं? इसमें भी कौन है? आपका बाबर है, ठीक है। और ये किसके मध्य? बाबर और अफगान के बीच लड़ाई हुई है। किसके बीच हुई है? बाबर और अफगान। ये सभी इंपॉर्टेंट वॉर हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी इंपॉर्टेंट वॉर हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी को याद है, वेरी गुड। तो आंसर जो है सभी का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मैरिड मेहर उन निशा हुम गेव द टाइटल नूरजहां। मेहर उन निशा से निकाह किया था जिसे उन्होंने नूरजहां का यानी कि विश्व ज्योति के नाम से उपाधि दी गई थी। चलिए जल्दी से बताइए, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, अकबर ने और जहांगीर ने। यहाँ पर आंसर ओके डिफेंस बॉय, सभी में बाबर ही जीता था, बिल्कुल बाबर की वाह वाह हो रही थी, तो बाबर ही जीता है, वेरी गुड। चलिए सेशन को सभी लाइक और शेयर कर देंगे और जल्दी से यहाँ पर बताएंगे कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए कि किसने शादी के बाद, होता है ना निकनेम दे देते हैं, शादी के बाद नाम बदल जाते हैं। छोटा आजकल ट्रेंड चला है, किसी का बड़ा नाम है उसको शॉर्ट कर देते हैं। विक्रम को विक्की कर दिया, ठीक है। मतलब बहुत देखा है कि आजकल लोगों को नाम लेने में बड़ी दिक्कत होती है, तो वो क्या करते हैं? निक नेम रख देते हैं। तो भाई इन्होंने भी रख दिया और इन्होंने ऐसा नाम रखा है नूर जहां, यानी कि विश्व ज्योति। किसने रखा है? किसके द्वारा रखा गया है? तो भाई ये रखा गया किसके द्वारा? जहांगीर। जहां का मतलब पूरा जहां, सारा जहां। तो विश्व जहांगीर की बात हो रही है, तो भाई वो अपनी पत्नी का नाम भी तो ऐसे ही रखेगा, तो विश्व ज्योति नाम रखा उसने, ठीक है। मैं जहां हूं पूरा और तुम विश्व ज्योति हो। देखा क्या कॉम्बिनेशन है, क्या अंडरस्टैंडिंग है ना? ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सलीम चिश्ती की दरगाह किस में स्थित है, यानी कि कहां पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, ग्वालियर का किला या फिर आगरे का किला? हाँ जी बिल्कुल। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे, सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर जो है सभी का। सलीम चिश्ती की दरगाह की बात करें,
अभी हमने किसकी बात की थी, काकी की दरगाह, है ना, बख्तियार काकी की दरगाह। अब हम बात करेंगे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, ठीक है। और ये है आपके जो फतेहपुर सीकरी है ना, आगरा के पास ही स्थित है आपका फतेहपुर सीकरी, जहां पर क्या बनवाया गया है, एक बुलंद दरवाजा, एक बड़ा सा दरवाजा बनाया गया है, जो कि आपका काफी फेमस है। आपसे पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा जो है वो कहाँ पर है, तो वो है आपके फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी आगरा से ही कुछ दूरी पर स्थित है, और वहीं पर उस फतेहपुर सीकरी में ही आप जाओगे ना, तो उसके बीचों बीच में क्या है, सलीम चिश्ती की दरगाह बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज फाउंडेड इन 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल या फिर राजा राम मोहन राय, यानी कि RRR। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए। आप तो गई होंगी मैम, हाँ बिल्कुल, मैं फतेहपुर सीकरी गई हूँ, बिल्कुल गई हूँ। चलिए, और एक ही बार गई हूँ आज तक, के बाद कभी जाना नहीं हुआ है। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे, सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सेशन को सभी लाइक और शेयर कर देंगे। और बिल्कुल सही आंसर आया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है आपका देखा जाए तो धार्मिक सामाजिक जो सुधार आंदोलन की शुरुआत है उसके लिए जो एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर काम किया, जिन्होंने, उनका नाम क्या है, राजा राम मोहन राय हैं, जिन्होंने विलियम बेंटिक की सहायता से एक वो काम कर दिखाया जो समाज के कई लोग जिसका विरोध कर रहे थे। देखो भाई, समाज में बहुत सारी खराबियां होती हैं, लेकिन हमारी आदत क्या होती है, हम दूसरों पे छोड़ देते हैं कि हम क्यों पड़े हैं इस पचड़ी में, हमारी थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, हम तो कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें थी, जिसमें एक जो बहुत ही कुरीतियों के तौर पर जानी जाती थी, सती प्रथा, यानी कि किसी भी अगर औरत का पति मर जाता है तो उसको जबरदस्ती क्या करना, सती करना, ठीक है। भाई जीवन जीने का अधिकार है उसको, आप जबरदस्ती उसको सती कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर, जबकि ये जो प्रथा थी ये लड़कों के लिए नहीं थी, जब आपकी पत्नी मर जाए तो आपको भी सती होना है, तब तो इक्वालिटी की बात होती है, तब तो ठीक है कि चलो भाई पत्नी मर रही है तो पति का भी वो भी जो भी हो रहा है, ठीक है, तब तो समझ आता है। लेकिन नहीं, सारी के सारे रूल और नियम कानून जो है महिलाओं के लिए बना दिए गए थे। पर एनीवेज, वो एक समाज की एक प्रोपोगेंडा होता है जिसको तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर इनके द्वारा क्या शुरू किया गया, ये बहुत ही टैलेंटेड पर्सन थे, इन्होंने किसकी स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब की, 1828 में। कब की, आपकी 1828 में। हाँ जी बिल्कुल, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, द अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, मौलाना मंजूर एहसान के द्वारा, या फिर डॉक्टर मकबूर अहमद अली के द्वारा, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, या फिर सैयद अहमद खान के द्वारा। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताएंगे। अलीगढ़ मूवमेंट की अगर हम बात करें, सत्येंद्र सत्तू, ओहो भाई, IAS सत्तू, नाम सुन के मतलब पढ़ के बहुत अच्छा लगा, पूरी मूवी एकदम सामने आ गई थी। चलिए सत्तू जी आए हैं पढ़ने, तैयारी कैसी चल रही है सत्तू जी, दिल तो टूट गया आपका, उम्मीद करते हैं भविष्य आपका बहुत उज्जवल होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अ वेरी गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लगा सत्तू जी से मिलके। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताएंगे कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। तो भाई अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत है, अलीगढ़ का नाम अभी हाल ही में आपके जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, जिनका नाम क्या है, योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अलीगढ़ को उन्होंने क्या करना दिया है, हरिगढ़ बना दिया है, हरि का गढ़, हरि का घर, ठीक है। और इनके यहाँ पर जो मूवमेंट चलाया गया था अलीगढ़ आंदोलन, उसमें बहुत ही फेमस नाम आता है सैयद अहमद खां का, ठीक है। किसका आता है, सैयद अहमद खां का, तो इनको याद रखिएगा। अलीगढ़ मूवमेंट में कौन है आपके, सैयद अहमद खां है। अगला सवाल है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस ड्यूरिंग द बेलगाम समिट ऑफ कांग्रेस इन 1924। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, KL नेहरू, चारू मजूमदार, JN नेहरू, या फिर MK गांधी। ये सवाल आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कि बेलगांव जो है ये कहाँ पर है, पहली चीज तो ये बेलगांव जो है ये है आपके कर्नाटक में, कहाँ है, कर्नाटका में,
ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, 1924 में एक अधिवेशन कराया गया। आपको पता है 1885 के बाद कांग्रेस के लगातार अधिवेशन चल रहे थे और उसी में, ठीक है, एक ही बार अध्यक्ष के तौर पर जिनसे चुना गया था वो कौन थे, आपके एम के गांधी। कौन थे, आपके एम के गांधी। इनको सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष बनने का मौका मिला। और यहाँ पर याद रखिएगा ये कौन सा अधिवेशन था, सवाल पूछा जाता है कि एकमात्र अधिवेशन जहां पर गांधी जी अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे, कौन सा अधिवेशन था और कब हुआ था, तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे डिफेंस बॉय। मैम लड़कियों के जॉब लगने के बाद बदल क्यों जाती हैं बच्चे? नहीं, दिल नहीं टूटा है। चलो बच्चे, मजाक था ये। बहुत बढ़िया डिफेंस बॉय, वेरी गुड। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका एम के गांधी। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई बात नहीं सत्तू, ठीक है। अब बात करेंगे गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड द वुड बी द लास्ट मुगल किंग आफ्टर हिज डेथ, नन ऑफ हिज डिसेंडेंट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ किंग। गवर्नर जनरल कैनिंग जो थे ने निर्णय लिया कि अंतिम मुगल शासक होगा, उसकी मृत्यु के बाद उसका कोई भी राजा वंश जो है राजा के रूप में मान्य नहीं माना जाएगा। तो भाई इसको दूसरे कोई बात नहीं, गलत हो गया तो क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं। यहां पर बात करें तो लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं, जिनका शासन, लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करें तो इसका इनका शासन रहा है 1856 से लेकर 1862 तक। ठीक है, इनके शासन काल में एक व्यक्ति आते हैं 1856 में, जिनके चलते क्या होता है, 1857 का विद्रोह भी होता है, जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डलहौजी साहब आ गए और डलहौजी साहब को बहुत खुरापात सूझी और इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा नियम कानून बना दें कि अगर राजा का बेटा नहीं है तो फिर वो सारा का सारा साम्राज्य होता ना, कि अगर आपकी कोई संपत्ति है, मान लो कि किसी के पास अरबों खरबों की संपत्ति है लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं है, तो आजकल क्या करते हैं, चैरिटी कर देते हैं। ठीक है, कि मेरे जाने के बाद मेरी संपूर्ण संपत्ति जो है वो मैं अनाथ बच्चों को वृद्ध आश्रम में या कहीं भी डोनेट कर दूंगा। पहले तो ऐसा था नहीं। ठीक है, तो क्या होता था कि दत्तक पुत्र ले लिया, किसी को गोद लेके क्या कर दिया, राजा घोषित कर दिया, या फिर अपने ही भाई भतीजे में ही किसी को बना दिया राजा। तो भाई डलहौजी को बहुत खुरापात आई, इन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि साम्राज्य को हड़पने के लिए, कि जहां राजा है उसका पुत्र नहीं है तो वो सारी की सारी संपत्ति हम अपने में शामिल कर लेते हैं। इस कानून को बहुत ही स्ट्रिक्टली क्या किया गया, शुरू किया गया। और ये किया गया किसके काल में, तो ये उस समय कौन थे, आपके बहादुर शाह जफर। ठीक है, कौन थे, बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा ये अंतिम मुगल शासक रहे। ये भी सवाल पूछा जाता है कौन सा अंतिम मुगल शासक था, याद रखना कौन था, आपका बहादुर शाह जफर। और किसके द्वारा किया गया, तो हड़प। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ई आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड एज द अगर अजातशत्रु बाय द गांधी। गांधी ने निम्नलिखित में से किन्हें अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे, लाला लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक को, भगत सिंह को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये सवाल आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछा गया है। जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे सभी। आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, अजात शत्रु जो है, अजात शत्रु के नाम से किसे ओके ठीक है, चलिए तो बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पर किसे कहा, गांधी जी ने, गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बुलाते थे, अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु के नाम से संबोधित करते। अगला सवाल है द बुक ऑफ द टाइटल द लाइफ डिवाइन वाज रिटन बाय। बुक का नाम है लाइफ डिवाइन, जो है ये किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती, श्री अरविंदो, स्वामी विवेकानंद, अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई है। जल्दी से यहाँ पर बताएंगे कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगी, किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। सभी सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, है ना। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती, श्री अरविंदो, स्वामी विवेकानंद या फिर अमृता प्रीतम। जल्दी से बताइए कि यहाँ पर इस पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। याद रखिएगा इसका आंसर है श्री अरविंदो। ठीक है, लाइफ डिवाइन की बात कौन करता है, अरविंदो करते हैं। दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है
बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। काफी बार पूछा गया है। सत्यार्थ प्रकाश जो है ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? ये लिखी गई दयानंद सरस्वती। ये वही दयानंद सरस्वती है जिन्होंने किसकी स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? आर्य समाज की। स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो लिखी गई वो कौन सी है? ज्ञान योग। ठीक है, कौन सी है? ज्ञान योग। स्वामी विवेकानंद जो कि यूथ आइकन के तौर पर जाने जाते हैं। अमृता प्रीतम के द्वारा जो लिखी गई है वो है आपकी, अमृता प्रीतम के द्वारा जो लिखी गई है वो है रेवेन्यू स्टैम्प। रेवेन्यू स्टैम्प। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। अरविंदो के द्वारा लाइफ डिवाइन लिखी गई है। दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा ज्ञान योग है। और अमृत प्रीतम किसके द्वारा है? रेवेन्यू स्टैम्प के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इंडिया गेट वॉज डिजाइन बाय। इंडिया गेट का जो डिजाइन है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है? फ्रैंक लॉयड राइट के द्वारा, सर एडविन लुटियंस के द्वारा, या फिर फ्रैंक हेनरी के द्वारा, या फिर जहां हदीद के द्वारा। जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? इंडिया गेट का जो स्मारक है ये किसके द्वारा यहाँ पर किया गया था तैयार? जल्दी से बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा? सर लुटियंस, एडविन लुटियंस के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो जो आपका प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद जो लोग थे उनके पूरी दीवार पे उनके नाम है, शहीद जो सैनिक रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? लुटियंस के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो है वो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डेराइव्ड फ्रॉम द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर की बात की गई है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? थैंक यू सत्येंद्र। बिल्कुल आप रेगुलर क्लास करिए, रेगुलर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। बहुत अच्छी डिफेंस बॉय, वेरी गुड डीके। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूएसएसआर से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट लिए गए हैं, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना, या फिर समवर्ती सूची। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहली बात करी जा रही है कि यहाँ पर जो यूएसएसआर है वहां से लिया गया है आपका पंचवर्षीय योजना, यानी कि 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो ये कहां से लिया गया है? आपका यूएसएसआर। लेकिन इसके साथ साथ यहां से एक और चीज ली गई है जो कि क्या है? आपका फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये भी आपका सवाल पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य, भारतीयों के जो मौलिक कर्तव्य हैं ये कहां से लिया गया है? तो ये कहां से लिया गया है आपका? ये दोनों ही कहां से लिए गए हैं? रशिया यानी कि यूएसएसआर। यूएसएसआर अभी रशिया बोलते हैं लेकिन इसका पहले जो नाम था वो था सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। साथ ही के साथ अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसए से। कहां से? यूएसए से लिया गया। समवर्ती सूची की बात करें तो ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना कहां से ली गई है? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, प्रस्तावना जो है ये कहां से ली गई है? ठीक है, ये प्रस्तावना की बात जो है ये कहां से ली गई है? कमेंट बॉक्स में बताइए। ये लिया गया है आपके फ्रांस से। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है द चार्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए लीजिए, अभी अभी मैंने आपको बताया था और फिर सवाल आ गया आपका कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो सूची संविधान से लिया गया है, यानी कि किससे लिया गया है? चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए। आंसर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। बहुत बढ़िया, पंचवर्षीय योजना। और आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं रशिया से। समवर्ती सूची, बहुत बढ़िया। प्रस्तावना भाषा ऑस्ट्रेलिया से, बहुत अच्छी, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका? यूएसए यानी कि अमेरिका। ए आंसर सही हो जाएगा, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। The sixth schedule of the Indian Constitution does not exercise its control to the
ट्राइबल एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है। ठीक है, छठी अनुसूची में क्या किया गया है, आदिवासी क्षेत्रों के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। तो इसमें कौन सा ऐसा आदिवासी क्षेत्र है जो कि सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यानी कि वहां पर जो प्रशासन व्यवस्था है आदिवासी क्षेत्रों में चार क्या किए गए हैं, चार राज्यों को रखा गया है। एक है असम, कौन सा है, असम। दूसरा है मिजोरम, कौन सा है, मिजोरम। तीसरा है आपका मेघालय, कौन सा है, मेघालय। और चौथा है आपका त्रिपुरा। अब देखो यहां पर अगर मैं इस तरीके से आपको बनाकर दूं, ठीक है, ये है आपका पूरा का पूरा असम। ये क्या है, असम है। ठीक है, ये आपका अरुणाचल है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है और ये है आपका त्रिपुरा। ठीक है, अब हमें याद करने का तरीका देखो, असम हो गया, ठीक है, बीच का पूरा क्षेत्र जो है ये राज्य है। इसके बाद हम इस तरीके से घूमेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड से घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो असम के बाद नीचे आ जाता है मेघा, असम के बाद कौन आता है, मेघा। मेघा के बाद आता है त्रिपुरा पूरा, और इसके बाद आता है मिजो, कौन सा आता है, मिजोरम। इधर की एक भी कंट्री, एक भी स्टेट नहीं है। ठीक है, यही चार, असम, मेघा, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघा। अब सीधे सीधे मैपिंग के थ्रू याद कर लीजिए, जिससे कि याद रहेगा। यहाँ पर है आपका मणिपुर, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल, ये शामिल नहीं है। ठीक है, ऊपर से अगर हम इस तरीके से ये वाला क्षेत्र देखें, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है इसमें शामिल नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। ठीक है, याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं, याद रहेगा कि नहीं। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। यहां तक कोई दिक्कत, असम सेवन सिस्टर को टच करता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहां तक सभी को समझ आया। अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली। बहुत अच्छे सतेज, आप अपनी तरीके से ट्रिक बना सकते हो, अपने तरीके से याद कर सकते हो। मैंने आपको मैपिंग के थ्रू करा दिया है, जिससे कि आपको पता चले कि कौन कौन से क्षेत्रों में प्रशासन व्यवस्था की बात की गई है। ठीक है, और कौन सी अनुसूची में है, ये इंपॉर्टेंट है। चार राज्य हैं लेकिन छठी अनुसूची में है, चार छह। ठीक है, चार राज्य छठी अनुसूची में है। ठीक, अब बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आठवीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में कहा गया है, क्या ये सही है। या फिर दूसरी अनुसूची में शपथ प्रारूप रखा गया, क्या ये सही है। फोर्थ शेड्यूल की यानी कि चौथी अनुसूची की बात करें, उसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है, यानी कि सीटों का आवंटन है, क्या ये सही है। या फिर 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो उसमें दल बदल कानून के बारे में बात की गई है, क्या ये सही है। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो भाई, आठवीं में भाषाएं हैं, ठीक है, कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं दी गई हैं। दूसरी अनुसूची में शपथ नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, आपके लोकसभा अध्यक्ष हो गए, कौन कौन, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए, उपसभापति हो गए, है ना, उच्चतम यानी कि उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हो गए। ठीक है, इन सभी के वेतन भत्तों की बात की गई है। किसकी बात की गई है, इन सभी के वेतन भत्ते और पेंशन की बात की गई है। किसकी बात की गई है, वेतन भत्ते और पेंशन की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें शपथ की बात नहीं की गई है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन कहा गया है, बिल्कुल सही बात है। शपथ किस में कहा गया है, शपथ है तीसरे में, दूसरे में नहीं है। पहले पैसे की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है। दूसरी में तीसरी में क्या हो रही है, भाई अब तुमने पैसे ले लिए हैं तो हम शपथ ग्रहण कर लें, अब हमें बता दो कि हमें कौन सी सीट पे बैठना है। ठीक है, अब तुम हमें बता दो कि हमें कौन सी सीट पे बैठना है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि पहले पैसा दीजिए, फिर हम शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद आप चाहे कोई भी सीट दे दो, हम चला लेंगे काम।
चलिए, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या है, आपका बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तरीके होते हैं। हेलो, वेरी गुड इवनिंग बच्चे। ओसामा बिन लादेन भी आ चुके हैं, वेलकम भाई। Which article of the Constitution of Indian empowers a state government to promulgate on the ordinance? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को अध्यादेश लाने का अधिकार प्रदान करता है? चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए। आई एम फ्रॉम यूपी बच्चे, वेरी गुड इवनिंग सोनम, हॉट सीट पर क्या बात है। चलिए सेशन को सभी लाइक और शेयर कर देंगे और जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे। वेरी गुड इवनिंग आशु, वेरी गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताएंगे कि आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा कि राज्य सरकार को अध्यादेश जारी करने की अनुमति। देखो, एक होता है केंद्र सरकार को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है और राज्य सरकार में कौन अध्यादेश जारी करता है? राज्य में करता है राज्यपाल। ठीक है, राज्य में कौन करता है? राज्यपाल को अधिकार दिया जाता है। और ये किस अनुच्छेद के तहत? ये करता है भैया 213 के तहत। लेकिन अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, ठीक है, तो केंद्र सरकार में अध्यादेश कौन जारी करेगा बताइए? उसमें करेंगे भाई आपके राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और ये किस अनुच्छेद के तहत? तो भाई 1, 2, 3। ठीक है, यहाँ पर 1, 2, 3 है, यहाँ पर राज्य की बात आती है तो भाई 3 तो वही रहता है, एक बीच में चला जाता है, 2 आगे आ जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है। तो पहले नंबर पे भाई, क्योंकि केंद्र की बात हो रही है, सेंट्रल की बात है, तो पहले नंबर पे रहेगा और दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? राज्य रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब याद करने का तरीका है, तो रहेंगे 3 ही डिजिट, 1, 2, 3 ही है। ठीक है, लेकिन 1, 2, 3 जो है आर्टिकल वो कौन करता है? केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति करते हैं और राज्य सरकार में करता है राज्यपाल करते हैं। किसके द्वारा? आर्टिकल 213 के द्वारा। ठीक है, 213 के द्वारा। याद रहेगा सभी को। यहाँ पर आंसर जो है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सूरज। हेलो बच्चे, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? सी आंसर आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट डज सेक्शन 124A इंडियन पीनल कोड डील विद? भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद की बात करें 124 के अंतर्गत क्या आता है? चलिए जल्दी से बताइए। अगर मैं सेक्शन 124 की बात करूं इंडियन पीनल कोड की, तो उसके तहत किसके बारे में वर्णन मिलता है? महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, या फिर राजद्रोह, या फिर देश की मांग से संबंधित, या फिर SC ST यानी अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति अत्याचार। जल्दी से यहाँ पर बताएंगे कि आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो भाई अगर 124 की बात करें तो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लिखकर, बोलकर या संकेत देकर या फिर अभिव्यक्ति के जरिए क्या करना? विद्रोह पैदा करना। ठीक है, क्या करना? विद्रोह पैदा करना, यानी कि राजद्रोह की बात की जा रही है। चाहे वो बोलकर किया गया हो, चाहे किसी की तरफ संकेत, किसी भी तरीके से संकेत देकर किया है, या लिखित में किसी को किया गया है, या फिर अभिव्यक्ति के तौर पर क्या किया गया है, उसका विरोध किया गया है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? राजद्रोह आएगा। ठीक है, नफरत फैलाने के लिए जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? देशद्रोही की श्रेणी में रखते हैं और इसके लिए इन्हें क्या दिया जाता है? उम्र कैद की सजा दी जाती है। और ये सभी किस में आता है? आपका 124A में। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सोशल मीडिया पर होता है ना, आजकल बहुत लोग मतलब इस तरीके की द्वेषभरी बातें लिखकर चले जाते हैं सोशल मीडिया पर, लोग विरोध करते हैं उस चीज का, तो ये सब किसके तहत आएगा? आपके सेक्शन इंडियन पीनल कोड 124A के तहत आएगा। क्या कहलाएगा? राजद्रोह। ठीक है, यहाँ पर राज्य के खिलाफ इन न्यूज करेंटली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? बी आंसर, यानी कि राजद्रोह, सेडिशन यहाँ पर बिल्कुल सही आ जाएगा आंसर। अगला सवाल है आर्टिकल 156 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अबाउट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है?
DPSP यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, या फिर हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, शासकीय भाषा के रूप में हिंदी, या फिर स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, मतलब काफ़ी सारे लोगों पे राज़ो लगता है और आजकल बहुत आम हो गया है। अगर आप सोशल मीडिया पर देखोगे, तो कोई भी कुछ भी बोल रहा है, अगर आपको स्वतंत्रता दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मिसयूज़ करेंगे। यूज़ भी होता है, इससे चीज़ें फ़र्क भी पड़ता है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही। आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर जो है वो क्या होगा आपका? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, ठीक है? राज्य में क्या करना? राष्ट्रपति लागू करना। पहली चीज तो अगर हम बात करें तो आपातकाल, ये क्या है? आपातकाल यानी कि इमरजेंसी, ठीक है? इमरजेंसी के जो बारे में बताया गया है, ये किस भाग में बताया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भाग 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया है। और किस अनुच्छेद? तो 18 भाग जो है, ये अनुच्छेद आपका 352 से लेकर कहां तक है? 360 तक, ठीक है? आपातवाद जो राष्ट्रीय आपातकाल है, उसके बारे में वर्णन दिया गया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है आपका किसके तहत? 356 के तहत, ठीक है? किसके तहत? 356 के, सॉरी 52 के तहत जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, यानी कि स्टेट सेंट्रल में 352 के तहत अगर हम 56 की बात करें, ठीक है? 52 में होता है राष्ट्रीय, 56 में होता है राज्य, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है? 356 के तहत, ठीक है? यहाँ पर राज्य होगा, राष्ट्र नहीं होगा। चलिए यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए इसको। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? राज्य सही आंसर होगा, ठीक है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का कि अंडर विच आर्टिकल सिटीजन ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन द राइट टू ऑफ हेल्थ, किसी भी अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार है, मतलब आपको स्वस्थ रहने का भी अधिकार है। ये किसमें दिया गया है? भारत के संविधान में इसका भी वर्णन किया गया है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपको उस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। ये क्या होगा? आपका संविधान में भारत सरकार का ये राइट है, ठीक है? आपका राइट है, आप इसके लिए डिमांड कर सकते हैं। तो ये किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21A या फिर आर्टिकल 21? चलिए जल्दी से बताइए। स्वस्थ वातावरण हो गया, स्वस्थ जल हो गया, ये सभी जो है आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। आपके लिए क्या क्या, मतलब देख रहे हो कितना कुछ किया जाता है। आजकल मैंने देखा है लोगों को खुद ही अपने जान के दुश्मन बने हुए हैं, और यहाँ पर आपके लिए क्या क्या किया जा रहा है? आपको जीवन जीने के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हर तरीके की चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आपको अधिकार दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये अधिकार जो स्वास्थ्य, तो 21 अनुच्छेद किसमें दिया गया है? आर्टिकल 21 में दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर जो है राइट टू लाइफ, वेरी गुड। आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सोनम मेरी जो डेली क्लास होती है वो बच्ची 4 बजे होती है, डेली शाम को 4 बजे होती है, साथ ही के साथ रात को 10:30 बजे होती है, 10:30 बजे होती है, ठीक है? अगला सवाल है आपका, सॉरी, चलिए आंसर तो आप लोगों ने देख ही लिया है, पर कोई बात नहीं। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द फंडामेंटल राइट्स ऑब्लिगेशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज एन, भारत के संविधान मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति है। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम रिलीजन या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात के अनुसार बात की जा रही है। छुआछूत का जो संपत्ति का अधिकार है, समाप्ति का अधिकार है, वो किसमें दिया गया है? बहुत बढ़िया। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, वेरी गुड। नवीन, इट्स फॉर वन डे एग्जाम बच्चे, सभी वन डे एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल है। साथ ही के साथ देखो यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर आता है, यूपीएससी जो है वो डेप्थ में जाके पूछता है कि कोई भी चीज है तो उसका कारण क्यों है, उसको वो यूपीएससी अलग ही एक चीज है। अब वो एक बड़े स्तर की बात हो जाती है, वहां पर चीजों को डेप्थ में पढ़ना होता है। वहां पर ये नहीं होता है कि
ये युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, नहीं, उस युद्ध के कारण क्या थे, उस युद्ध की परिस्थितियां ऐसी क्यों बनी, क्यों 1857 का विद्रोह हुआ, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी में। ठीक है, डायरेक्टली इस तरीके से नहीं पूछे जाते हैं, मतलब एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो वहां के होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव तरीके से पूछे जाते हैं, उनका लेवल बहुत हाई होता है। ठीक है, चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। अगर छुआछूत की बात करें, वेरी गुड, यहाँ पर आंसर ये बात की गई है इक्वालिटी की, राइट टू इक्वालिटी, वही समानता का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अगर समाज में है तो वो समान अधिकार प्राप्त है, आप उसको छू सकते हो, वो है ना, कि वो अपर कास्ट से है या फिर किसी स्थान से है या फिर वो किसी रंग का है, इस पे आप उसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं फैला सकते हैं कि भाई भाई उस कलर का है हम बात नहीं करेंगे, होता है गोरे काले हो गया या फिर अपर हो गया लोअर हो गया या फिर अच्छा वो वहां का है उस जगह का है, तो लोग इस तरीके की करते हैं, तो उस सभी को क्या करना, समानता करना। और ये छुआछूत की समाप्ति का जो किसी आर्टिकल में बात की गई है, तो अनुच्छेद अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता की विरोध किसमें किया गया है, आर्टिकल 17 में। ये भी सवाल आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 में बताया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, वो भी तो आप बताई थी, बताती हैं। हाँ जी बिल्कुल, सब कुछ बताती हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। चलिए जल्दी से बताइए, यहाँ पर अल्पसंख्यकों के संबंध यानी माइनॉरिटीज के हितों को संरक्षित करता है, कौन सा आर्टिकल के यहाँ पर वर्णन किया गया है। जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे सभी, आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। चलिए तो भाई इसको यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहली चीज जो आरक्षण दिया गया है यानी हितों के संरक्षण की बात की गई है, ये किसमें की गई है, ये 29 में की गई है। किसमें बात की गई है, अल्पसंख्यकों प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, इसकी बात किसमें की गई है, 29 आर्टिकल में की गई है। 42 में क्या किया गया है, अगर हम 42 की बात करें तो इसमें किस बारे में बात की गई है, कोई बताएगा। इसमें बात की, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो राज्य में जो काम है उसकी दशाओं में क्या कराएगा, राज्य के द्वारा जो भी काम में मनोवांछित दशाएं होंगी उस आधार पर क्या करेगा, लीव देगा। तो यहाँ पर जैसे मातृत्व अवकाश जो होता है यानी मैटरनिटी जो लीव होती है वो इसके तहत आती है। 18 की बात करें, 18 में क्या आता है, उपाधियों का अंत आता है, क्या आता है, उपाधियों का अंत आता है। आर्टिकल 24 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि कोई भी बच्चा जो कि 14 साल का है, ठीक है, या फिर उससे कम का है, ऐसे बच्चे को किसी भी खतरनाक कारखानों में काम नहीं करने दिया जाएगा। होता है ना, लोग अब क्या करते हैं, भाई बच्चे हैं तो उनको ले जाके लगा देते हैं, छोटे छोटे बच्चे ऐसे काम करते हैं, मैंने देखा है और मुझे बहुत खराब लगता है। मुझे लगता है कि काले लड़कों से लड़कियां बात नहीं करती। हाँ वेरी गुड, उपाधियों का अंत है, ठीक है। तो 14 साल से कैसे याद रखोगे, 24 में आप 14 करोगे तो एक कम कर दो यानी कि 14 24, इस तरीके से आप किसी भी डिजिट से याद कर सकते हो, रिलेट करके कुछ भी करके। ओके ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आर्टिकल 24 में, ठीक है, तो अगर आपको कोई भी ऐसा बच्चा दिखता है जो कि 14 साल से कम उम्र का है, क्योंकि उसकी घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो मतलब फूड और ये सब प्रोवाइड कराए, तो वो लोग चले जाते हैं काम करने, है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसके लिए एक्शन ले सकते हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं उस कंपनी के लिए, उस जगह के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है इसके बारे में किसमें बताया गया है, आपका 24 में दिया गया है, ठीक है। तो आंसर जो है यहाँ पर सभी के लिए क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण करता है आर्टिकल 29। अगला सवाल है, द पावर टू ग्रांट पार्डन और सस्पेंडेड और रेमिट द सेंटेंस ऑफ एनी कन्विक्टेड पर्सन इज वेस्टेड इन द, यानी कि किसी भी दोषी को व्यक्ति कोई भी दोषी व्यक्ति है उसको क्षमा या अनुदान या उसकी सजा को निलंबन करना, ठीक है, या परिहार करना, कम कराना, बढ़ाना, इस सभी का अधिकार किसके पास होता है। चलिए जल्दी से बताइए कि यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा।
24 घंटे काम नहीं करना है बच्चों से, ऐसे याद कर सकते हैं। हाँ, किसी भी तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हो। वेरी गुड, ये भी अच्छा तरीका है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का, किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमादान, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन, ये सभी चीजों का जो अधिकार दिया गया है वो किसको दिया गया है? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का। किसको दिया गया है? ये दिया गया है राष्ट्रपति को। किसको दिया गया है? और ये जो राष्ट्रपति इस तरीके के जो अधिकार रखते हैं, इसके बारे में बताया किस अनुच्छेद में गया है? ये बताया गया है आपका 72 में। ठीक है, किस में बताया गया है? आर्टिकल 72 में बताया गया है। ठीक है, तो यहां पर आंसर जो है याद रखना 72। आंसर जो है क्या हो जाएगा? ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? 5वीं, 10वीं, 14वीं और 18वीं? चलिए जल्दी से यहाँ पर बताएंगे कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, ठीक है, तो भाई जल्दी से बताइए। हाँ, गवर्नर को भी होता है, गवर्नर को भी होता है, बिल्कुल होता है। गवर्नर को जो होता है वो 161 आर्टिकल के तहत होता है। ठीक है, राज्य में जो गवर्नर को अधिकार होता है वो 161 के तहत होता है, और 72 के तहत 61, 72, मतलब बढ़ते हुए डिजिट में अगर हम बात करें तो 161 जो होता है वो राज्य में राज्यपाल को दिया जाता है। वेरी गुड, यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो भाई जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे कौन? आपकी नरेंद्र मोदी जी, तो वो 14वें नंबर के थे। ठीक है, और उसके बाद री इलेक्शन हुआ था, दोबारा से फिर से इलेक्शन हुए थे, तो कौन से थे आपके? 19 में फिर से इलेक्शन हुए थे 5 साल बाद, उसके बाद भी आपके बंधु तो 15वें नंबर के, वर्तमान में ये 15वें नंबर के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा अभी वर्तमान में अगर वैसे पूछा जाए तो 15वां। Who was the first woman to become the governor of Indian state? अगर किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला की बात करें तो वो कौन सी? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा असफ अली और कृष्णा हटी सिंह। क्या बात है डीके, वेल डन। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आप सभी को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए तो जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे कि आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। और सेशन को सभी लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो पहली राज्यपाल बनी है उनका नाम क्या था? बहुत अच्छे, उत्तर प्रदेश की थी। कौन है? उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला राज्यपाल चुनी गई है वो कौन थी? आपकी सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, कौन है? सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, और किस राज्य की बनी है? तो याद रखिएगा किस राज्य की? तो उत्तर प्रदेश की। कहां पर? उत्तर प्रदेश की ये पहली महिला राज्यपाल चुनी गई। ठीक है, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की कोकिला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखोगे। साथ ही के साथ ये अध्यक्ष भी चुनी गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। कब चुनी गई थी? 1925 में जब कानपुर अधिवेशन हुआ था तो उसमें महिला अध्यक्ष के तौर में, भारतीय महिला अध्यक्ष के तौर पर भी ये प्रथम महिला के तौर पर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आप सभी का। विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो भारत यूएनए की जो महासभा है ना, यूएनओ का एक संगठन, जो एक बॉडी है जिसका महासभा नाम है, उसकी पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पॉपुलर चैम्बर? पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? राज्यसभा को, राज्य विधानसभा को, ग्राम सभा को या फिर लोकसभा को? चलिए, महिला मुख्यमंत्री रही है सुचिता कृपलानी, बिल्कुल सही बात है। जल्दी से यहाँ पर बताएंगे कि आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। पॉपुलर चैम्बर की अगर हम बात करें तो ये किसे कहा जाता है? ठीक है, तो भाई लोकसभा में जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है यानी कि वोटिंग होती है प्रत्यक्ष रूप से, वो कौन सी होती है? लोकसभा की।
तो पॉपुलर चैम्बर के रूप में किसे जाना जाता है, आपकी लोकसभा को जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष मताधिकार होते हैं, यानी कि बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगी, स्वर कोकिला लता मंगेशकर है, बिल्कुल डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉपुलर चैम्बर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वयस्क मताधिकार और वो भी कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, पॉपुलर चैम्बर बोलते हैं। राज्यसभा नहीं होगा। इन विच लैंग्वेज लोकसभा डिबेट आर प्रिंटेड, लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित की जाती है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। चलिए लोकसभा में अगर हम बात करें, यानी कि जो डिबेट होती है उसकी लैंग्वेज क्या होती है, हिंदी होती है या इंग्लिश होती है या फिर संस्कृत होती है या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों होती है। हाउस ऑफ पीपल्स, बहुत बढ़िया, जल्दी से यहाँ पर बताएंगे, वेरी गुड। तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो भाई यहाँ पर जो भाषा होती है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों होती है, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं होती हैं। अगला सवाल है आपका कि हु इज द 17th लोकसभा स्पीकर, 17वें लोकसभा स्पीकर कौन है आपके वर्तमान में, 17वें लोकसभा स्पीकर की अगर हम मीरा कुमार, सोमनाथ चटर्जी, ओम बिरला जी या फिर सुमित्रा महाजन, जल्दी से यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। 17वें लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर जो चुने गए वो कौन है। 17वीं लोकसभा का इलेक्शन जो वोटिंग हुआ था वो कब हुआ था, 2019 में। कब हुआ था, 2019 में। तो भाजपा सांसद थे, ठीक है, भाजपा के एक सांसद थे जो कि कहां से है, जो कि गुजरात के कोटा से थे, है ना, जो कि कहां से हैं, गुजरात के कोटा से, जिनका नाम क्या है, ओम बिरला जी, ठीक है, कौन है आपके, ओम बिरला जी हैं, ठीक है। इन्हें क्या चुना गया है, सम्मति से क्या किया गया, 17वीं लोकसभा के स्पीकर के तौर पर चुना गया, ठीक है। याद रखना कि किस नंबर के हैं ओम बिरला जी वर्तमान में और कब चुने गए, 2019 में, 17वीं लोकसभा थी और नाम क्या है उनका, ओम बिरला जी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आप सभी का कि द जम्मू कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज टेन्योर, जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष और 7 वर्ष का। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, सेशन को सभी लाइक और शेयर भी कर देंगे, जल्दी से यहाँ पर बताएंगे कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, छुट्टी कर देंगे, ठीक है। तो भाई आपको पता है कि 2019 में एक बहुत ही अमेजिंग चीज हुई है, 370 हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर राज्य को क्या बना दिया गया, आपका यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और वहां की जो विधानसभा है उसका कार्यकाल कितना है, आपका 6 वर्ष है, ठीक है, कितना कर दिया गया है, 6 वर्ष। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 6 वर्ष था ये 2019 से पहले था, ठीक है, कब था, 2019 से पहले। अभी जो वर्तमान में है वो कितना कर दिया गया है, 5 इयर्स कर दिया गया है, ठीक है, याद करंट का याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 5 आंसर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। कितना कर दिया गया है, 5 ईयर किया गया वर्तमान में, ओके, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इन इंडिया, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति जो है वो कैसी है, एक सलाहकार निकाय है, एक केवल समन्वय प्राधिकरण है, केवल पर्यवेक्षी प्राधिकरण है या फिर प्रशासन प्राधिकरण है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, हाँ जी, बहुत अच्छी डिफेंस बॉय, वेरी गुड। चलिए तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि पंचायत समिति की ब्लॉक लेवल पे जो इंडिया है, तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो भाई भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है। कौन कौन सी है, तो पहली तो हो जाती है कि जो ग्राम स्तर पर होती है, पहली कौन सी होती है, ग्राम स्तर पर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत कहते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत। दूसरी होती है जो कि ब्लॉक स्तर पर होती है, यानी कि
पंचायत ब्लॉक स्तर पर होती है, जिसे हम पंचायत समिति या फिर जिला स्तर भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है, ब्लॉक स्तर पर होती है, और तीसरी होती है आपकी जिला स्तर पर। ठीक है, जिला। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो ब्लॉक स्तर पर होती है वो कैसी होती है, प्रशासनिक प्राधिकरण होती है। पंचायत समिति कैसी होती है। अच्छा, यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है, यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है जो कि आपको बताना है। नहीं बच्चे, आपकी आईडी ब्लॉक नहीं की है बच्चा। ओके प्रमोद, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 40 के तहत पंचायत राज व्यवस्था के बारे में किस में बताया गया है, बिल्कुल आर्टिकल 40 में बताया गया है, बिल्कुल सही बात है। और ये त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है ये किसके द्वारा ये दिया गया था, बहुत अच्छे, डीके राजा, एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, वेरी गुड। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी आंसर। ये आपके लिए सवाल है, किसके द्वारा दिया गया था, 11वीं अनुसूची में है, बिल्कुल। नहीं सत्येंद्र बच्चे, आपका आईडी ब्लॉक नहीं किया गया है, कुछ इश्यू हो रहा होगा आर्टिकल 40 में। अब बात करेंगे टू बी अ वोटर, एक तो दो स्तरीय है ना, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, और एक है त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है इसकी जो दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था। ठीक है, टू बी वोटर इन इंडिया व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन एज। अगर आप वोट देने के लिए जब एलिजिबल होते हैं, जैसे आप होते हैं ना एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं, सभी एग्जाम्स का अलग अलग एलिजिबिलिटी होता है। कुछ एग्जाम होते हैं जहां पर 18 साल के बच्चे होते हैं, 18 साल के अगर आप हो चुके हैं तो आप एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए। इसी तरीके से आप वोट देने के लिए होते हैं, तो वोट देने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, 24 वर्ष, 22 वर्ष, 20 वर्ष और 18 वर्ष। ओके सत्तू, बिल्कुल मैं चेक करती हूँ कि क्या इश्यू हो रहा है। बलवंत राय मेहता, वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मिनिमम जो एज होनी चाहिए, जब आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो इसका मतलब आप वयस्क हो गए हैं, आप देश के हित के बारे में समझने और वहां पर उसको सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए, देश के लिए सही गलत का निर्णय लेने के लिए आप पूर्णतः क्या है, एलिजिबल हैं। 18 वर्ष की आयु में इसका मानना ये है ना कि आप 18 वर्ष के हो गए, इसका मतलब आप देश के हित के लिए क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय आप बखूबी ले सकते हैं, यानी कि आप अपना मत दे सकते हैं। आप उस सरकार को ला सकते हैं जिससे आप चाहते हैं अच्छे भविष्य का निर्माण करना, जहां आपकी जो भी नीड्स हैं, जो आपको लगता है कि आपकी और आपकी सोसाइटी की, आपके पूरे देश के लिए जो जरूरी है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप मतदान दे सकते हैं, उस कैंडिडेट को ला सकते हैं जो कि इस कार्य को बखूबी कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो, चलो ठीक है। तो यहाँ पर आंसर यानी कि पार्टनर को चुनने के लिए और भी समय लगता है, उसके लिए और एलिजिबिलिटी चाहिए, उसके लिए और बौद्धिक क्षमता चाहिए, इसलिए आपकी 18 वर्ष नहीं है। ठीक है, समझ के आंसर मिल गया। चलो तो डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ऑफ इंडिया वाज हेल्डेड बाय। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया, लोकमान्य तिलक, नानाजी देशमुख के द्वारा, काका कालेकर के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सेशन को सभी लाइक और शेयर कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल, नौकरी देन छोकरी। जल्दी से यहाँ पर बताओ कि आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था, ये यहाँ पर दिया गया था किसके द्वारा, ठीक है। तो ये तैयार किया गया था आपकी 1953 में और किसके द्वारा, काका कालकेकर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है वो सभी के क्या हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बच्चे कह रहे थे कि मैम अभी छुट्टी कर दीजिए, तो इस सेशन को हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। वैसे में ये चलो ठीक है, शादी वादी तो हो ही जाएगी, ये तो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जो आज नहीं तो कल आप निभा लेंगे, लेकिन अभी जो वर्तमान में आपकी आवश्यकता है वो है आपके उज्जवल भविष्य को बनाना, क्योंकि आपका उज्जवल भविष्य जो है आपके पूरे परिवार का और आने वाले जीवन साथी के लिए भी बहुत
जरूरी होता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आजकल इक्वालिटी में विश्वास रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो सी हो गया है, और यहीं तक सेशन को रखते हैं। और इसके बाद हम लोग कब मिलेंगे? अब मिलूंगी मैं आपसे शाम को नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहा करिए, और डेली क्लास में आ जाया करिए, ठीक है, ऐसे स्माइली फेस के साथ, ऐसे मुस्कुराते हुए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत देर तक ऐसे पढ़ाई की है, और मैंने आपको बोला था कि जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयार करिए, और लगे रहिए। कभी निराश नहीं होना है, क्योंकि वक्त बदलता है, कभी कभी परिस्थितियां जो है वो बहुत विपरीत हो जाती हैं, जहां पर आप अपना कंट्रोल खो देते हो कि अब नहीं हो रहा है, और वहीं से आपकी असल जिंदगी की जो है शुरुआत होती है। तो कभी भी होप नहीं हारनी है, हिम्मत से काम लेना है, और जज्बे के साथ आगे बढ़ना है। ऐसे ही पॉजिटिव थॉट के साथ मेरे साथ बने रहा करो, ठीक है। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।